हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेजर बॉडी बफर्स की और आज का हमारा टॉपिक है द 3 टायर डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन से ऐसे 3 सिस्टम हैं जो मेजरली काम करते हैं। इसमें 3 सिस्टम्स में बफर आता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन आता है और रीनल एडजस्टमेंट आता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बफर काम करते हैं, उसके बाद पल्मोनरी। इसका मतलब क्या है? लंग्स। जहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड यूज होता है वहाँ पे हम बात करते हैं लंग्स की। और एट लास्ट जो है वो किडनी का जो फंक्शन होता है, किडनी के एडजस्टमेंट से हम लोग एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बफर्स की। बफर्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले अगर एसिड बेस बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या उसका पीएच कम या ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल पीएच से, तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम काम करेगा? बफर सिस्टम काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर जो होता है वो बाइकार्बोनेट बफर होता है। बाइकार्बोनेट बफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर ऑफ द 3 टायर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि जो बफर यानी कि जो बाइकार्बोनेट बफर है वो रीनल एडजस्टमेंट में भी काम आता है और पल्मोनरी वेंटिलेशन में भी काम आता है। बाइकार्बोनेट बफर के अकॉर्डिंग ही बाकी के दोनों सिस्टम भी काम करते हैं। उसके बाद एक्ट्स विद इन द सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्लाइट चेंज आया पीएच में, बफर सिस्टम मेंटेन हो गया और बफर सिस्टम ने क्या किया? एसिड बेस बैलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया। उसके बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन। लंग्स कैसे एडजस्ट करते हैं, लंग्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए? सो इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग बाय एक्सेलिंग CO2। CO2 को एक्सेल करके अगर हम रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग रेट को हम बढ़ा रहे हैं, हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 वॉश आउट हो जाएगी, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस है। CO2 इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस और वो एक एसिडिक एंड प्रोडक्ट है, इसीलिए CO2 को वॉश आउट करने से हम एसिडिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ अगर अल्कलॉसिस हो जाए या अल्कलिनिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा? उससे हम रेट ऑफ ब्रीदिंग को कम कर देंगे, जिससे कि कम से कम CO2 वॉश आउट होगी और उससे भी पीएच नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक्ट्स विद इन फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। बफर्स क्या है? विद इन सेकेंड्स काम कर रहा है और जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है दैट इज एक्टिंग विद फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। अब बात करते हैं रीनल एडजस्टमेंट की। इसका मतलब किडनी कैसे एडजस्ट कर रहा है एसिड बेस बैलेंस को। इसमें 2 मेन फंक्शंस होते हैं किडनी के। पहला फंक्शन होता है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस को रिक्लेमेट कर रहा है या रीअब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस को अगर हम बचा लेंगे तब भी हम अपने एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। इसीलिए बाइकार्बोनेट आयन जो होता है दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। इसीलिए बाइकार्बोनेट आयंस का रिक्लेमेशन, इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन, उसके साथ में जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस, यानी कि रीअब्जॉर्ब भी करना है और जनरेट भी करना है। ये दोनों काम कौन कर रहा है? रीनल एडजस्टमेंट कर रहा है। मतलब किडनी ये दोनों काम कर रही है, इसीलिए किडनी इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। हालांकि इसमें घंटे से लेकर कुछ दिन तक का समय लग जाता है, पर इसमें सिर्फ सेकंड्स लगते हैं, इसमें मिनट्स टू आवर्स लगते हैं, पर सबसे ज़्यादा टाइम लेता है रीनल एडजस्टमेंट, क्योंकि जो रीनल एडजस्टमेंट होता है दैट इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिले इसीलिए हम रीनल एडजस्टमेंट्स करते हैं। सो अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। हालांकि बफर की बात हम लास्ट अपने वीडियो में कर चुके हैं। हमने बफर्स पढ़ा था, हेंडरसन हेसलबर्ग की इक्वेशन पढ़ी थी, मेजर बॉडी बफर्स में बाइकार्बोनेट बफर पढ़ा था, फॉस्फेट बफर पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रोटीन एज अ बफर पढ़ा था। तो बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन की। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो ECF में अगर कोई भी पीएच का लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? CO2 को यूज़ करते हैं। CO2 को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि CO2, मैंने आपको पहले ही बताया कि CO2 एक एसिडिक गैस है, इसीलिए CO2 को हम वॉश आउट कर देते हैं और पल्मोनरी एडजस्टमेंट हो जाते हैं। पल्मोनरी एडजस्टमेंट मेनली हम तब करते हैं जब हमारी जो रीनल फंक्शंस हैं वो इम्प्रॉपरली काम करते हैं या बफर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बफर मेंटेन नहीं हो पाता है। और जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है दैट इज द कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड बेस डिसऑर्डर्स की, जिसमें 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। एसिडोसिस भी 2 टाइप्स के होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अल्कलोसिस भी 2 तरह के होते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें CO2 को वॉश आउट करना एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किडनी के जो फंक्शंस हैं, यानी कि ये 2 जो मेन फंक्शंस हैं, बाइकार्बोनेट आयन का रिक्लेमेशन और बाइकार्बोनेट आयंस का जनरेशन, ये दोनों फंक्शंस जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। दैट्स वाई CO2 को वॉश आउट करना एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बाइकार्बोनेट आयंस को या बाइकार्बोनेट बफर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसका जो फंक्शन है वो कैसे हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड सिस्टम की, जिसमें
दो फंक्शंस मेनली परफॉर्म होते हैं। पहला जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है, दूसरा जो होता है वो आरबीसीज के थ्रू होता है। यानी कि ये दोनों रीनल एडजस्टमेंट्स और आरबीसीज क्या कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयंस के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें रीनल सिस्टम आ गया, आरबीसी सिस्टम आ गया। उसके बाद अगर जो हम बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ CO2 प्लस H2O इनटू कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो फर्दर डिसोसिएट होता है H+ आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में। और दोनों में एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड तब बन रहा है जब बाइकार्बोनेट और H+ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर जो ये H+ किसी भी एक्स्ट्रा एसिड से आ रहे हैं, मतलब मान लो एक्स्ट्रा H+ प्रेजेंट हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये किसी भी बॉडी में बन रहे नॉन वोलेटाइल एसिड से मिलके बन रहे हैं। नॉन वोलेटाइल एसिड्स क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल एसिड्स का मतलब मान लो एक HA नाम का नॉन वोलेटाइल एसिड है, इसमें लैक्टिक एसिड भी आ सकता है या कीटोन एसिड्स भी आ सकते हैं। तो जो मान लो जो HA है दैट विल बी डिसोसिएट इनटू H+ आयन एंड A- आयंस। तो जो H+ आयंस हैं दैट विल रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट आयंस और ये फर्दर क्या बना लेते हैं, H2CO3 बना लेते हैं। इसीलिए बाइकार्बोनेट बफर जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या रेशियो होना चाहिए एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का या सॉल्ट का और एसिड का। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है ब्लड प्लाज्मा में दैट इज इक्वल टू 5.3 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1.2 मिलीमोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये पार्शियल प्रेशर है। बाइकार्बोनेट आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इन आरबीसीज एंड रीनल ट्यूबुलर सेल्स दैट इज इक्वल 25 मिलीमोल पर लीटर। तो अगर जो इन दोनों का रेशियो 20:1 हो जाए या 20:1 के रेशियो से अगर हम बात करेंगे तो ब्लड का पीएच यानी कि 7.4 मेंटेन हो जाएगा। अगर इसकी पी की वैल्यू होगी 6.1 पी की वैल्यू होती है, हमें पता है। अगर जो रेशियो 20:1 होगा इन दोनों का देन दैट विल बी इक्वल टू 7.4 पीएच, जो कि ब्लड का आइडियल पीएच है। अच्छा, एक बात और, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए उसे हमें सॉल्यूशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कोई भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.23 से, दैट इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मिलीमोल पर लीटर में, मिलीमोल्स पर लीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमने बात कर ली अपने बाइकार्बोनेट बफर की वैल्यूज़ की। तो अगर जो हम रेशियो की बात करें तो रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू 20:1। 20:1 रेशियो तब कब बनता है, जब pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू 0.23, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, जो कि किसके बराबर होती है, 1.2 मिलीमोल पर लीटर के बराबर होती है। सो एंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या रेशियो होना चाहिए जो जिससे कि बाइकार्बोनेट बफर जो है वो मेंटेन हो जाए, उसकी हमने बात की। और अब हम देखते हैं कि कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रीनल फंक्शंस और आरबीसी फंक्शन। तो रीनल फंक्शन में इसके दो काम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले होता है कि इसको बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करना है या रिक्लेमेशन करना है। उसके बाद में बाइकार्बोनेट आयंस का जनरेशन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है किडनीज में। अब बात करते हैं रिक्लेमेशन या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस कैसे हो रहा है। सपोज कि एक पीसीटी है किडनी का, इसका ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है और साथ में प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स, यानी कि पीसीटी के स्ट्रक्चर में ये ल्यूमेन है और ये उसका प्रिंसिपल सेल है। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड सिस्टम। इसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाके जो सोडियम है वो अंदर आ रहा है, यानी कि ल्यूमेन से सेल में आ रहा है, और जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल से ल्यूमेन में जा रहा है। जो H+ है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना रहा है। H2CO3 फर्दर डिसोसिएट हो रहा है CO2 और H2O में। अच्छा, एक बात और, जो बाइकार्बोनेट है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके लिए परमिएबल नहीं है, लेकिन जो CO2 गैस है दैट इज परमिएबल टू द मेम्ब्रेन। ये यहाँ से डिफ्यूज करके मेम्ब्रेन से
सेल के अंदर आ रही है और रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ H2CO3 बनाने के लिए। H2CO3 जो है वो फर्दर डिसोसिएट हो रहा है H+ में, जो कि सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट के थ्रू ल्यूमेन में आ रहा है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है और उसका कुछ पार्ट वापस से ल्यूमेन में आके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2CO3 बना रहा है। तो इससे हमने ये जाना कि जो CO2 है उसकी हेल्प से बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि अगर CO2 यहाँ से डिफ्यूज होकर इसमें नहीं आएगी तो H2O के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, जिससे हमारा जो ये बाइकार्बोनेट आयन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिक्लेमेशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। अब हम देखते हैं कि जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस कैसे होते हैं। सो लेट सपोज कि DCT है, इसका ट्यूबुलर ल्यूमेन या कलेक्टिंग डक्ट है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल सेल या डिस्टल ट्यूबुलर सेल है। सो अगर कोई भी एसिड अदर देन बाइकार्बोनिक एसिड ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर आता है तो उसका ये एनायन है, उसका जो एनायन है वो रिएक्ट करता है H+ के साथ। H+ कहाँ से आ रहा है? H+ आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट से। तो यहाँ से H+ आया, H+ आयन ने इसके एनायन के साथ रिएक्ट किया और वो एसिड बना दिया और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड था वो डिसोसिएट हुआ है बाइकार्बोनेट आयंस में और H+ आयंस में। यहाँ पे न्यू बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस है यही सर्कुलेशन में जाके बाइकार्बोनेट आयंस के नंबर को बढ़ाते हैं। सो ये कहाँ से आया? वही सेम प्रोसेस, CO2 प्रेजेंट था, वाटर के साथ रिएक्ट किया, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड, वो फर्दर डिसोसिएट हुआ H+ आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। बाइकार्बोनेट आयन जो थे वो सर्कुलेशन में चले गए, न्यू बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे जनरेशन हो रहा है। उसके साथ में जो H+ था वो रिएक्ट करता है एक्स्ट्रा एनायन के साथ और वो बॉडी से बाहर चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूरिन। इससे क्या हो रहा है कि H+ आयन का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस भी नए फॉर्म हो रहे हैं। सो ये हमने बात की जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस की। अब हम बात करते हैं कि RBCs पे क्या इफेक्ट पड़ता है बाइकार्बोनेट बफर का। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होती है वो एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, इसीलिए उसमें एरोबिक पाथवेज नहीं हो पाते, इसीलिए जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म नहीं हो पाता, इसीलिए ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बाइकार्बोनेट बफर को मेंटेन करने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 5.3 किलो पास्कल होता है। सो प्लाज्मा CO2 जो है वो डिफ्यूज हो जाता है RBC मेम्ब्रेन के अंदर और रिएक्ट करता है वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से H2CO3 बनता है, फर्दर डिसोसिएट होता है बाइकार्बोनेट आयंस में और H+ आयंस में वही सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जो H+ होता है, जो H+ आयंस होते हैं दैट रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन, और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लाज्मा में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर बाहर चला जाएगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो इसकी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो अंदर आ जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैमबर्गर इफेक्ट। तो हैमबर्गर इफेक्ट या क्लोराइड चिप की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट बफर का मेंटेनेंस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एसिड बेस बैलेंस को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो यार आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है यूरिनरी बफर्स। यूरिनरी बफर्स का मतलब है ये है कि यूरिन के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो बफर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से होते हैं। बेसिकली जो यूरिन का जो pH होता है दैट इज अराउंड 4.5, तो उसको हमें मेंटेन करना है। उसका जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे दो मेन बफर्स इंपॉर्टेंट हैं, फॉस्फेट बफर और अमोनिया। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेजर बॉडी बफर्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको फॉस्फेट बफर के बारे में बताया था कि जब एक्स्ट्रा H+ आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या हमारे ट्यूबुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा H+ आयंस के साथ उसका जो कॉन्जुगेट बेस पेयर है वो रिएक्ट करता है और उस एसिड बनाता है, यानी कि डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बाद फिर से देख लेते हैं। तो फॉस्फेट बफर में जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो होता है HPO4 माइनस, और यहाँ पे जब प्रोटॉन एक ऐड होता है तो वो बनाता है H2PO4। कॉन्जुगेट बेस HPO4 माइनस 2 और एसिड है वो H2PO4 माइनस होता है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज द एसिड कंपोनेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, जब एक्स्ट्रा H+ आयंस ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं तो
मान लो अगर कोई और एसिड प्रेजेंट है या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ यहाँ पे इसका जो बेस कंपोनेंट है वो रिएक्ट करता है और बनाता है एसिड, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कि एसिडिटी ज़्यादा है तो CO2 भी ज़्यादा होगा, वाटर रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाने के बाद क्या होगा, H+ और बाइकार्बोनेट आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, और जो H+ आयंस है वो बाय द सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड अंदर आ जाएगा, और H+ आयंस रिएक्ट करेंगे इसके बेस कंपोनेंट से, और ये H2PO4- या एसिड कंपोनेंट बना के वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सो ये हमने बात की फॉस्फेट बफर की। अब हम देखते हैं कि अमोनिया एज अ बफर कैसे काम करता है। अमोनिया जो होती है दैट इज अ टॉक्सिक गैस। अमोनिया, इसमें जब एक प्रोटॉन ऐड होता है तो ये बनाता है अमोनियम आयंस, NH4+ आयंस बनाता है। सो ये अमोनिया जो है ये एज अ कॉन्जुगेट बेस काम कर रहा है, और NH4+ आयंस क्या है, ये एसिड है। इसमें क्या होता है, वही सेम प्रोसेस, CO2 एसिडिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके H2CO3 बना रहे हैं, H2CO3 डिसोसिएट हो रहा है H+ और HCO3- आयंस में। HCO3- आयंस जो हैं वो अंदर चले जाएंगे, सोडियम बाहर आ जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोड के थ्रू। यहाँ पे अमोनिया एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामीन, एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन में प्रेजेंट होता है अमाइड ग्रुप, यानी कि CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूटामीन में, और जो ग्लूटामेट होता है दैट इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ग्लूटामीन से ग्लूटामेट में कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिनेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पे कन्वर्जन होता है, और रिलीज होती है अमोनिया गैस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूटामीन से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, और बाहर क्या निकल रहा है, ग्लूटामेट और H+ आयंस। ग्लूटामेट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पे जो अमोनिया निकली, अमोनिया निकलने के बाद ये यहाँ पे ल्यूमेन में आ गई, और ल्यूमेन में आने के बाद ये रिएक्ट करती है H+ आयंस के साथ, यानी कि ये जो H+ आयंस हमारे बाहर आए हैं और ये जो अमोनिया आया है ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनियम आयंस, और अमोनियम आयंस रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ। क्लोराइड यहाँ बाहर से अंदर आता है, ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन में आता है बाहर से, और यहाँ रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, और इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है। अगर ओवरऑल हम देखें तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, ल्यूमेन की जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है उसको पास नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ पे कोई ना कोई उसके साथ सॉल्ट होना चाहिए जो रिएक्ट करके यूरिन से बाहर कर दे। सो फॉस्फेट बफर में क्या होता है, फॉस्फेट बफर में हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है और यूरिन से बाहर निकाल देता है। और इसमें अमोनिया बफर में क्या होता है, अमोनिया जो है वो आ रही है ग्लूटामीन अमीनो एसिड से, जो कि एक अमाइड ग्रुप है जिसमें प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में, यानी कि ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिनेज, और रिलीज कर रहा है अमोनिया। तो जो अमोनिया रिलीज हुई, अमोनिया चली गई हमारे ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में जाने के बाद रिएक्ट करती है हाइड्रोजन आयन से, बनाती है अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस फर्दर रिएक्ट करते हैं क्लोराइड आयन से। अब ये फॉर्म हो गया NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और यूरिन के थ्रू ये भी बाहर चला जाता है। सो ये प्रोसेस यूज़ करते हैं जब H+ आयन ज़्यादा हो जाता है तब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।